हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, और यहाँ पे हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने याद कर लेना है। उसी तरह अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडिसनम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह बिजनेस लॉ के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, जब भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि जो पार्टी जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जा रहे हैं, क्या उसके पास कैपेसिटी है, क्या वो कॉम्पिटेंट है जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। When we talk about the capacity, it means competency. The person who is capable of contracting under Section 11 of the Indian Contract Act. देखो, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो पार्टी है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पार्टी बनने जा रही है, क्या उसके पास कैपेसिटी है, क्या वो सेक्शन 11 के अंदर कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, मेजर पर्सन जो कि माइनर नहीं है, पर्सन जो साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, पर्सन जो है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, तो ये व्यक्ति जो है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। उसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी पार्टी बन सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू ड्रॉ, मेक और एक्सेप्ट और इंडोर्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट जो है वो कैपेसिटी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ को एक्सटेंसिव है। यहाँ पे भी क्या है कि उसकी कैपेसिटी चेक की जाती है कि वेदर दैट पर्सन हैज द कॉम्पिटेंसी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और नॉट। तो सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं। देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये माइनर को मना नहीं करता कि तू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्टी नहीं बन सकती, और जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ होता है दैट इज ऑलवेज वॉइड। देखो, अगर हमने पैसे लेने हैं और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है माइनर से लेने हैं तो माइनर जो है लाइबल नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड, ही इज नॉट लाइबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज वेल। देखो, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी कह सकता है कि भाई मैं तो माइनर हूँ, मैं तो इनकैपेसिटी है, मैं इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी उससे पैसे नहीं रिकवर कर सकता। सेक्शन 26 जो है कहता है कि माइनर जो है ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, परमिजरी, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, वो सारी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। अगर पेमेंट जो है लेनी है तो वो माइनर से नहीं ले सकते, बाकी सब पार्टी से ले सकते हैं जो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, माइनर जो है चेक भी ड्रॉ कर सकता है उसका बैंक के अंदर अगर सफिशिएंट बैलेंस है। और उसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो माइनर के द्वारा भी साइन है, मेजर के द्वारा, दोनों के द्वारा ज्वाइंटली साइन है तो माइनर वहां पे लायबल नहीं है, बट मेजर जो है वहां पे लायबल है। देखो, जो इंसॉल्वेंट होता है जिसका दिवालिया निकल जाता है, उसी तरह जब उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो वो कोई नेगोशिएबल बिल ना एक्सेप्ट कर सकता है, ना इंडोर्स कर सकता है। और अगर वो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो है इंडोर्स करता है जिसका वो पे है, जिसका उसने भुगतान करना है टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है बाकी सारी पार्टी से पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन जिसका दिवालिया निकल गया है उससे वो रिकवर नहीं कर सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देखो जो लुनैटिक्स होते हैं, जो जजमेंट नहीं कर सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकते, जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, लुनैटिक आ गया, अनसाउंड माइंड के आ गए, इडियट्स आ गया, तो जो ड्रंकन पर्सन्स होते हैं, जैसे माइनर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है उसी तरह वहां पे भी वॉइड होता है। और उसी तरह जो अनसाउंड माइंड के द्वारा जो बिल और नोट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो भी वॉइड होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है वो लायबल होती है। अगर हम पार्टनर्स की बात करते हैं तो पार्टनर जो है लॉ ऑफ एजेंसी की एक ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ट्रेडिंग फर्म है तो हर एक पार्टनर के पास प्राइमा फेसिया अथॉरिटी होती है, वो अपने को पार्टनर को बाइंड कर सकता है बाय ड्रॉइंग, मेकिंग, इंडोर्सिंग, एक्सेप्टिंग, ट्रांसफरिंग, नेगोशिएटिंग बिल्स,
checks and other negotiable paper in the name and on account of partnership. बट अगर वो पार्टनर है नॉन ट्रेडिंग फर्म का तो उसके पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। हिंदू ज्वाइंट फैमिली, देखो जब हम एचयूएफ की बात करते हैं तो जो कर्ता होता है वो एचयूएफ को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी वो डीलिंग करता है फैमिली के बिहाफ पे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ तो वहां पे वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके पास ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो फैमिली के नाम से लोन ले सकता है, फैमिली की जो क्रेडिट है वो प्लेज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये सब कुछ वो फैमिली बिजनेस के लिए कर रहा है। जहां पे एचयूएफ का मैनेजर या कर्ता के द्वारा नोट एक्सिक्यूट किया जाता है, उसके फैमिली पर्पज के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो वो सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, इन्फोर्स किए जा सकते हैं। कॉर्पोरेशन, देखो पावर ऑफ ए कॉर्पोरेशन और ए कंपनी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ड्रॉ की जाती है। अगर कॉर्पोरेशन जो है अपनी पावर से एक्सीड करती है और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करती है जो उसकी पावर में नहीं है तो वो वॉइड होगा। इवन होल्डर इन ड्यू कोर्स भी जो है उस सिचुएशन के अंदर पैसे रिकवर नहीं कर सकता। एजेंट, देखो यहाँ पे जो एजेंट है उसके पास ये पावर जो है मतलब होनी मतलब इम्प्लाइड नहीं हो सकती, उसके पास ये पावर स्पेसिफिकली गिवन होनी चाहिए। द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट टू ड्रॉ एक्सेप्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एक्सप्रेसली गिवन बाय द प्रिंसिपल, तभी वो उसको बाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये एजेंट के केस में ये इम्प्लाइड नहीं होती। अगर हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें कि जैसे कोई पर्सन जो है उसकी डेथ हो चुकी है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अपना नाम जो है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के ऊपर लिखता है तो वहां पे वो पर्सनली लायबल है। अगर वो अपनी लायबिलिटी एक्सप्रेस कर देता है कि भाई मैंने एसेट, जैसे मान लो उसने 1 लाख का कोई लायबिलिटी प्रॉमिसरी नोट पे मतलब है उसका, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास तो जो आए हैं एसेट वो 50,000 के हैं, तो वहां पे वो अपनी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है 50,000 को। तो ये अंडर सेक्शन 29 है। Who sign his name to a promissory note, bill of exchange or check is liable personally unless he expressly limit his liability to the extent of the asset received by him। तो इसी के साथ ही हमारा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज जो है टॉपिक खत्म हो गया है। तो उसी तरह आपने शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के साथ जुड़े रहना है।